है कि अब आपकी की पूरी एजुकेशन अगले 3-4 साल के अंदर एकदम कोलैप्स कर जाएगी। और इसका एक बड़ा कारण बता रहा हूं मैं आपको कि विदेशी यूनिवर्सिटियों को अपने कैंपस खोलने की परमिशन इस बजट में दे दी गई है, जिसको कि कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। और जिन क्षेत्रों में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की परमिशन, अभी तक ये दबाव था और गवर्नमेंट इसका निर्णय नहीं ले पाई थी। लेकिन मोदी सरकार ने यह निर्णय लेके कि विदेशी विश्वविद्यालय अपने कैंपस खोलेंगे भारत में, तो इसका मतलब यह है कि अब जो देशी विश्वविद्यालय वे अब धीरे धीरे बंद कर दिए जाएंगे। और ये आप निश्चित मानिए कि दो क्षेत्र, एक तो साहित्य जिससे कि मैं आता हूं, भाषा, और दूसरा समाज विज्ञान, इन दो क्षेत्र को खास तौर पर सबसे ज्यादा क्षति उठानी होगी। क्योंकि सरकार की रुचि, जो बजट में जो कुछ कहा है निर्मला सीतारमण ने, मैं निर्मला सीतारमण को और उसके दृष्टिकोण को मैं जब वो पढ़ती थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तब से जानता हूं। मैं पर्सनली जानता हूं उनको। वो कोई मतलब इंटेलेक्चुअली कोई बहुत ही साउंड या इंटेलेक्चुअली कोई बहुत अच्छी बेहतर बुद्धि विवेक वाली विद्यार्थी पहले भी नहीं रही हैं। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो इस समय वित्त मंत्री भी है। तो इस समय जो सबसे बड़ा खतरा यह है कि जो आपकी जो शिक्षा जो अभी कंकरेंट लिस्ट में थी, भारत सरकार ने बिना राज्यों की कंसेंट लिए यह निर्णय लिया है कि अब विदेशी विश्वविद्यालय भारत में कैंपस खोलेंगे। यह इस बजट में घोषणा है, जो कि सबसे खतरनाक घोषणा है। दूसरी चीज जो कि सबसे खतरनाक है, जिसको लेके कि मैं चिंतित हूं, वो ये कि भारत सरकार के पास में एक जो एडहोकिज्म जो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में शुरू हुआ, वो अभी एडहोकिज्म बजट का वो अभी क्लाइमैक्स पर है। पहले उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसमेंटल किया और अब जो है वो एक तरह से, जैसा कि आपने शुरू में एक्सप्लेन किया, जो वर्ग जो समुदाय नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती दे, उसके पेट पर सीधे लात मारो, उसके अधिकारों पर लात मारो और उसके बजट में कटौती करो। किसानों के क्षेत्र में की गई कटौती इसका आदर्श नमूना है। दूसरी चीज जो इस पूरे बजट में जो साफ निकल के आई है, अगर आप ध्यान से देखें इसे, इसके जो तमाम किस्म के प्रोविजन है बजट में, ओवरऑल हायर एजुकेशन से लेके नीचे तक, स्कूली शिक्षा तक, बजट में बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। हम सब लोग जानते हैं कि बजट में जो अभी प्रावधान किया गया, उस प्रावधान से सिर्फ तनख्वाहें बढ़ सकती हैं। आप साइन बोर्ड पर लिखने के लिए चौक नहीं खरीद सकते। तो शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए तो कोई पैसा ही नहीं है। सिर्फ पैसा उतना आवंटित किया गया है जिससे कि लोगों को तनख्वाह मिलती रहे और पेंशन मिलती रहे, जो शिक्षा में लोग हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हो कि बजट में कुछ शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, जी नहीं, बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि एक खतरनाक चीज हुई है। वो ये कि खुलेआम शिक्षा के क्षेत्र से लेकर और दूसरे क्षेत्र तक राज्यों के आर्थिक अधिकारों पर सीधे इस बजट के जरिए हमला किया गया है। जैसा कि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने हाईलाइट किया कि 1 लाख करोड़ का सिर्फ प्रोविजन है बजट में राज्यों के लिए, और 1 लाख करोड़ रुपया में से भी निकालने के लिए राज्यों को दसियों किस्म की शर्तों को पूरा करने के बाद में वे उससे पैसा ले सकते हैं। इसका नेट रिजल्ट यह है कि राज्य कोई पैसा निकाल नहीं सकते। तो ये जो बजट है, इसका जो फोकस है वो किस बात पर है? कौन सी चीज है जो कि इसका फोकस बजट का हिंदुस्तान की जनता पर नहीं है? ये चीज हम ध्यान में रखें। इसका फोकस इस बात पर है कि बाजार जो कहे वो मानो। बाजार की जो ओपिनियन है वही सही ओपिनियन है, और बाजार की शक्तियां जो कहेंगी, बाजार की शक्तियां तो ये नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च हो। 1 पॉइंट समथिंग कुछ शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है इस बार, जो कि बहुत खतरनाक है। एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं जिससे आप इस क्राइसिस को समझ सकते हैं। ये सरकार कह रही है ना, बोर्ड चाहिए उनको उत्तर प्रदेश में,
शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल के लिए शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 4 करोड़ है। 4 करोड़ में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए सरकार ने 5 साल के लिए सिर्फ 35,219 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये 5 साल में किस्त दर किस्त खर्च होंगे। सीटें बढ़ेंगी नहीं, विश्वविद्यालय खुलेंगे नहीं, शिक्षकों की भर्ती होंगी नहीं। तकरीबन यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मिलाके तकरीबन 60% पोस्ट पूरे देश में खाली पड़ी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 60% से अधिक पोस्ट खाली पड़ी है जो कि भरी नहीं गई है। बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। तो शिक्षा में जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो शिक्षा चंगी कैसे होगी? एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज वो ये कि जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है शिक्षा को लेकर, वो एटीट्यूड जो है वो एक जैसे अब ये लड़की पढ़ाओ अभियान चल रहा है ना, ये लड़की बचाने के लिए लगे हुए हैं। इस बार के बजट में सिर्फ 1 करोड़ रुपया लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए 1 करोड़ रुपया। अरे आप सोचिए 1 करोड़ रुपया एक साधारण से शिक्षक के पास में होता है। 1 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की लड़कियों के माध्यमिक शिक्षा में उन्नति के लिए भारत सरकार ने बजट में आवंटित किया है। पिछले बजट में माध्यमिक शिक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की उन्नति के लिए 110 करोड़ रुपया आवंटित किए गए थे। तो इससे साफ है कि भारत सरकार की दिलचस्पी, मोदी सरकार की दिलचस्पी न तो लड़कियों को पढ़ाने में है न लड़कों को पढ़ाने में है। एक अन्य बात कह के मैं ये बात यहीं समअप करूंगा मैं, वो ये कि जो सबसे मुझे जो तकलीफ जिससे है, पिछले 2 साल में कोरोना के बहाने जो चीज की गई है, मैंने ये बात फेसबुक पर कई बार बोली। अब कहने के लिए मैं खुश हो सकता हूं लेकिन मैं जानता हूं कि दुख क्या है। मैंने ये सबसे पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाए इसकी डिमांड रखी थी फेसबुक पर। यह यूट्यूब में वो मेरा वीडियो अवेलेबल है। मैंने सबसे पहले ये डिमांड रखी थी कि ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन चैनलों के जरिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि घरों में लोगों के पास में मोबाइल के लिए डाटा नहीं है। आप डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, आप डिजिटल यूनिवर्सिटी के सिस्टम को बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई आइडिया नहीं है। उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है विभिन्न विभागों में, वहां शिक्षक अपनी तरफ से ग्रुप बना के पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों की तरफ से कोई उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करके नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का मिनिमम खर्चा, इंटरनेट यूज का खर्चा वो उठाने के लिए तैयार नहीं। अब एक विद्यार्थी अगर 3 घंटे क्लास करता है तो आप तय मानिए उसका 3 GB खर्च होगा। 3 GB का मतलब यह है कि उसके कम से कम नहीं तो 100 रुपया खर्च हो जाएंगे। तो आप एक विद्यार्थी पढ़ने के लिए 100 रुपया पर डे खर्च करे, ऊपर से फीस दे। आपकी अगर डिजिटल एजुकेशन का जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई है, जिन लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन ली है, अगर उसका मतलब यह है कि 3,000 रुपया महीना पर विद्यार्थी खर्च करे तब उसके घर लेक्चर पहुंचेगा। जी नहीं। एक अन्य चीज, डिजिटल एजुकेशन के लिए भारत सरकार कितनी गंभीर है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। कोरोना पीरियड में सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के टीचरों ने क्लासेस लिए। हमारी ये डिमांड थी, ये आज भी डिमांड है कि वे सारी क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डाल दी जानी चाहिए, लेकिन वे सारी क्लासेस ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डाली नहीं गई। अब वो निर्मला सीतारामन कह रही हैं कि वो 75 स्टूडियो बनाएंगी, जिन स्टूडियोज के जरिए लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे। जी नहीं। आप ये बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत उस पर राइट किसका होगा? डिजिटल यूनिवर्सिटी का जब प्रस्ताव दिया था तो हमने ये बात साफ कही थी कि आप शिक्षकों से, अगर आप
लेक्चर कराते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत उनके साथ एग्रीमेंट कीजिए। आप एग्रीमेंट नहीं करना चाहते तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी? गूगल की होगी, यूनिवर्सिटी की होगी, किसकी होगी? वो लेक्चर दूंगा मैं और प्रॉपर्टी का मालिक होगा गूगल, प्रॉपर्टी का मालिक होगा एयरटेल, क्योंकि वो उससे पैसा उठाएगा। जी नहीं, मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, डिजिटल यूनिवर्सिटी के नाम पर जो चीज लाई जा रही है वो चीज एक खतरे के साथ सामने आ रही है। वो ये कि अब आपके सामने यूनिवर्सिटी खोलने के विकल्प बंद कर दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी नई नहीं खोली जाएंगी, सरकार साफ कह रही है। अब विश्वविद्यालय के दूसरे विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले जाएंगे। अंत में कहां से देखेंगे हम लोग? सिर्फ एक ही चीज है जिसे देखना होगा। एक साधारण सी चीज थी जो सरकार कर सकती थी, वो ये कर सकती थी जिससे कि जनता के प्रति उसकी हमदर्दी का पता चलता कि विद्यार्थियों से कोरोना पीरियड की फीस न ली जाए, पूरे देश में न ली जाए। लेकिन आपने कोरोना पीरियड की पूरे देश में स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर फीस ली गई है। पढ़ाई कितनी हुई है सब लोग जानते हैं। मुश्किल से 20% लोग विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर पाए, 80% उस शिक्षा के बाहर रहे जिसे हम डिजिटल एजुकेशन कहते हैं। अंत में डिजिटल एजुकेशन का एक्सपीरियंस ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए जो हमारा एक्सपीरियंस है इग्नू के जरिए, वो एक्सपीरियंस बहुत खराब है। उसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम है, उसमें कम्युनिकेशन की संभावना, कम्युनिकेशन के रिसेप्शन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। तो अब ये जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, इस प्रोजेक्ट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आइडिया नहीं है जिसे वो डिस्कस करना चाहते हो। जिस गवर्नमेंट ने नई शिक्षा नीति जो लागू की है, उस शिक्षा नीति को कैंपस में डिस्कस नहीं किया, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया, सीधे कोरोना पीरियड में पूरे देश में लागू कर दिया। आप ये यहां से देखिए कि आप वो कैसा भारत बनाना चाहते हैं। खतरा क्या है? खतरा यह है कि भारत में अभी शिक्षा, अब शिक्षा के नाम पर अगर आपको पढ़ना है तो या तो प्राइवेट विश्वविद्यालय में जाओ या विदेशी विश्वविद्यालय में जाओ। और धीरे धीरे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की तरफ हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ठेला जा रहा है कि अपने संसाधन जुटाओ और अगर हमसे चाहिए तो कर्ज लो। भारत सरकार शिक्षा को कर्ज देके विकसित करना चाहती है नरेंद्र मोदी के दौर में। यह सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। इससे अशिक्षा बढ़ेगी, ड्रॉप आउट और बढ़ेगा, इससे लोकतंत्र और ज्यादा खतरे में पड़ेगा। वे जो नौजवान जो क्रिएटिव ढंग से लोकतंत्र का विकास करना चाहते थे, शिक्षा के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। और वो ऑप्शन क्या होगा? वो पढ़े नहीं और वो सिर्फ अपराधी बने, वो ड्रग एडिक्ट बने। नई जो पॉलिसी है जिसके टारगेट पर ये जो शिक्षा का विदेशीकरण और शिक्षा का निजीकरण, इसका एकमात्र दुष्परिणाम ये होगा कि युवाओं में बड़े पैमाने पर ड्रग एडिक्शन और शिक्षा के प्रति अरुचि बढ़ेगी और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी चीज होगी। मैं फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश्वर जी। मुझे लगता है कि